दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किस लिए 5 दिन का मॉरेटोरियम और एक तरीके से जो 5 दिन का एक वॉर को रोका है ईरान के खिलाफ, क्या इसके पीछे कोई उनकी स्ट्रेटेजी है या वो इस वॉर से एग्जिट करना चाह रहे हैं या क्या कारण है इसके? इन सभी विषय पे हम इस वीडियो के अंदर जो है ना चर्चा करने जा रहे हैं। और प्लोजेबल जो हैं क्या कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये युद्ध को जो है ना 5 दिन के लिए रोकना पड़ा। क्या ईरान की स्थिति है, क्या ईरान एक एडवांटेज की स्थिति में है, क्या ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इतना बड़ा कंट्रोल है कि वो वहाँ पे एक तरीके से ऑडिटर के रूप में, एक इंस्पेक्टर के रूप में उसको हॉर्मुज के ऊपर उसने पूरा कंट्रोल अपना किया हुआ है? क्या अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जेराल्ड फोर्ड या अब्राहम लिंकन, क्या उसमें कुछ नुकसान हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल से? इन सभी पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसके अंत तक आप बने रहिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए। एक और पर्सपेक्टिव है कि इज़राइल क्या अभी भी अटैक कर रहा है या इज़राइल में कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, क्या इज़राइल की क्या पॉलिसी है। तो दोस्तों इन्हीं सभी पे चर्चा करते हुए सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कंपल्शन है, ना कि सिर्फ 5 दिन के युद्ध को रोकने के लिए जो उन्होंने ट्वीट करके डे 4 यस्टरडे नाइट में जो है ना एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि अब वो युद्ध को 5 दिन के लिए रोक रहे हैं क्योंकि हमारी बैकड्रॉप में जो है ना नेगोशिएशन चल रहे हैं। ईरान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर जो एक डिसाइडिंग पोजीशन में है, उनके उनके साथ में हमारे बैकड्रॉप में जो है ना नेगोशिएशन चल रहे हैं कि इस वॉर को किस तरीके से निर्णायक स्थिति में ले जाया जा सके। लेकिन जैसे ही उनका ट्वीट आया, ईरान का ट्वीट एकदम से सामने आया कि ईरान किसी भी इस तरह के नेगोशिएशंस में या किसी भी ऐसे यूएसए की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है और ना ही इस पे कोई वो चर्चा कर रहे हैं, ना ही उनका कोई नेगोशिएशन चल रहा है और ये वॉर को उन्होंने अपनी तरफ से नहीं रोका है। ये यूएसए का एक तरफा डिसीजन है। उसके साथ साथ यदि हम इसराइल को देखते हैं तो इसराइल का भी जो है वो ये अभी सुनने में आया है कि इसराइल ने अभी भी कुछ स्ट्राइक्स की है, लेकिन जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो ईरान के तेल के क्षेत्र हैं या आइलैंड के ऊपर या उसके जहां प्रोसेसिंग प्लांट है या और कोई जो है क्रिटिकल ठिकानों पे उसने जो ऑयल के भंडार हैं, ऑयल डिपोट हैं, उन पे या डीसेलिनेशन जो प्लांट है उनके ऊपर अटैक नहीं किया है। तो इन सभी पे चर्चा करते हुए क्या एक ट्रम्प की स्ट्रेटेजी है, तो उसमें 4 या 5 जो है ना मूलभूत कारण निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से अभी डे 4 यस्टरडे को ईरान ने जिस तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़कर, उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा और वो भी 4,000 किलोमीटर दूर जो डियो गार्सिया में अमेरिका का जो एक बेस है उसको हिट करने का प्रयत्न किया गया, जबकि यूएसए ने ये कहा कि उसने एक मिसाइल को तो इंटरसेप्ट किया है अपनी मिसाइल से और दूसरा जो है वो बीच में ही मल फंक्शन होके ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स जो स्वयं में नष्ट हो गया है, गिर गया। तो इस तरह की, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि इतनी मार खाने के बाद भी बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि उसके जो न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट है या जो भी उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी उनको बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ईरान की सारी टॉप लीडरशिप को, टॉप मोस्ट लीडरशिप, सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप, थर्ड लेयर ऑफ लीडरशिप, इन सभी को एक तरीके से लिक्विडेट और एसिसनेट कर दिया गया है और उनके सभी जो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं
उन सभी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को डेमोलिश कर दिया गया, डेसिमेट कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ यदि अभी ईरान की ये कैपेबिलिटीज हैं, वो एक तरफ डीओ गार्सिया की तरफ जो है उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा और उसने अपना ये सक्षम दिखाया, उसने अपना ये एक तरीके से अपनी शक्ति को दिखाया कि उसके पास में अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और वो भी 2 या 2,500 किलोमीटर की नहीं, वो 4,000 किलोमीटर तक की भी ऐसी मिसाइल्स जो है ना वो रखता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तरफ छोड़ा, और वहां पर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, जिसको उसके न्यूक्लियर पावर स्टेशन के आसपास के इलाकों में अभी तक अभेद माना जाता है, जिन सिविलियन टाउन्स के ऊपर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की जो है ना वो वहां पर प्रहार करने में सक्षम हो गई हैं, यदि उसने इसराइल के सबसे अच्छे, सबसे एडवांस, दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके स्ट्राइक करी है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक मैसेजिंग था ईरान का कि यदि आपने मेरे डीसैलिनेशन प्लांट्स को या मेरी ऑयल सप्लाई को या मुझे हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यदि मेरे इंस्टॉलेशंस के ऊपर प्रहार किया या किसी तरह की अटैक करने की कोशिश करी, जैसे ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले उनको चेतावनी दी थी कि यदि 48 आवर्स के अंदर जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑयल ट्रेड के लिए, सभी के लिए, पूरी दुनिया, विश्व के लिए जो है ना यदि फ्री नहीं कर रहे हैं तो फिर हम एक रिटेलिएशन करेंगे और ईरान के जितने भी ऑयल के डिपोट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो आइलैंड के ऊपर जो है ना रीप्रोसेसिंग प्लांट है या ऑयल निकालने के जो कुएं हैं, उन सभी पे हम जो है ना अटैक करेंगे और हम हॉर्मुज, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बिल्कुल फ्री करेंगे वर्ल्ड ट्रेड के लिए। लेकिन फिर विद इन 24 आवर्स जो है ना फिर ट्रंप ने अपनी इसको वापस लिया। तो मेरा मानना ये है कि पहला जो जिस तरह की मिसाइल कैपेबिलिटीज को छोड़कर ईरान ने दिखाया है कि वो डीओ गार्सिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिस तरीके से ईरान ने सभी जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के या जीसीसी कंट्रीज के जितने भी वहां पर कंट्रीज के अंदर अमेरिका के बेस थे, उनको अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स या शहीद 136 का जो है ना एक स्वार्म ऑफ ड्रोन्स को छोड़कर जो है ना उसने उनको सभी को एक तरीके से बुरी तरह से बर्बाद किया है। जो कॉस्टली रडार से उनको बर्बाद किया और अमेरिका को सोचना पड़ा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को एक मिलिट्री कवरेज देने के लिए उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को साउथ कोरिया से निकालना पड़ रहा है, और उधर साउथ कोरिया एक तरीके से कह रहा है कि यदि मेरे ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया ने यदि अटैक करा तो फिर यूएस मुझे किस तरीके से एक प्रोटेक्शन देगा। इसी तरीके से इसराइल के लिए जो वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर की जो उनको वहाँ पे पोजीशन किया गया था, उसको शीघ्र ही अमेरिका को वहाँ से हटाना पड़ा। तो ऐसी संशय ही नहीं, ये एक तरीके से सामने आ रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स ने, वो जेराल्ड फोर्ड और अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलने वाले दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाई है। और ये इस बात से भी कंफर्म होता है कि जेराल्ड फोर्ड को पहले तो वार थिएटर से पूरा 1200 किलोमीटर अलग किया गया और अब फिर उसको एक सुरक्षित स्थान में ऐसी जगह ले जाया गया है जहां पर उस पर रिपेयर होने की जो है ना बहुत ही मैसिव रिपेयर जो 1 से 1.5 साल के लिए चलेंगी, ऐसी सूचनाएं बाहर निकल कर आ रही हैं जो ओपन सोर्स में सभी को एक तरीके से उनकी एक्सेस है। तो इसका मतलब यदि ईरान ने अपनी ये कैपेबिलिटीज दिखाई हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को, तो सोचना पड़ेगा कि कल को यदि अमेरिका ने
अपने जहाजों को, जिस तरीके से वो अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी उसी तरफ जो है ना उसने किया है, जिसके ऊपर 4 या 4.5 हजार मेरीन कमांडोज इन एडिशन जो ऑलरेडी उसके जो है ना डियागो गार्सिया और आसपास के क्षेत्रों में जो अभी भी सैनिक वहां पे मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उसने जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को और उसमें जो 4 साढ़े 4 हजार लोग भेजे हैं, तो क्या ये एक ट्रंप की स्ट्रेटेजी है कि किसी तरीके से ईरान को धोखे में रखकर या नेगोशिएशंस दिखाकर और फिर एक तरीके से अटैक किया जा सके? तो हो सकता है कि एक सरप्राइज देने के लिए एक कूटनीतिक मोहरा, लेकिन मेरा मानना यह है कि ईरान ने जिस तरीके से थ्रेट दी है डियो गार्सिया की तरफ, और सेम डे इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान था, ये यूएसए मान रहा था कि डियो गार्सिया की तरफ ईरान अटैक नहीं कर सकता है। उसने अपनी शक्ति को, ईरान ने जो प्रदर्शन किया है कि उसमें अभी भी, चाहे आप कहते रहें कि नेवी उसकी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, उसकी एयरफोर्स को जो है ना नष्ट कर दिया है, उसकी आर्मी कैपेबिलिटीज को जो है ना एक फुट सोल्जर को छोड़ के ईरान के सभी को उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया है। और ये मानना भी है कि ईरान की जो है ना काफ़ी कैपेबिलिटीज, लेकिन फिर भी यदि वो ऐसा दिखा रहा है कि उसकी ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, अभी डे 4 यस्टरडे जिस तरीके से इसराइल ने और अमेरिका ने उसके जो है ना एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने की एक जो फैक्ट्री, जो प्रोडक्शन लाइन थी, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दिखा रहा है। दूसरी तरफ फॉर्मोज में जो है ना उसके जो कोस्टल साइड बैटरीज हैं, जो पहाड़ों के अंदर छुपी हुए उसके ड्रोन्स या मिसाइल्स हैं जिससे वो अटैक करता है, मिजेट सबमरीन्स हैं जिस, और ये जो एक तरीके से खुफिया सबमरीन है, या जो उसकी फास्ट मूविंग बोट्स हैं जिनके ऊपर मीडियम रेंज की, शॉर्ट रेंज की जो है ना मिसाइल से उसने ये दिखा दिया है कि कंट्रोल उसका ही रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही कंस्टेंट प्लेस है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को यदि हम लगाएं तो उस पर ईरान का कब्जा हटाने के लिए यदि अपनी कोई नेवल फोर्स जो है ना अमेरिका लगाता है, तो उस पे यदि उसने मिसाइल या ड्रोन से जो है ना घातक किया, और उसके थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी उसने यदि अटैक कर दिया, या उसके डेस्ट्रॉयर को, यदि किसी भी शिप को प्रहार करके यदि उसने डुबो दिया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है वो पेनिट्रेशन करके इसराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में जिस तरीके से बहुत ही डिस्ट्रक्शन उसने 2 टाउन में जो है ना किया है इसराइल के, तो इसराइल भी उससे घबराया है। और उसके बाद में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कहा विश्व की और शक्तियों को भी इस वॉर में शामिल होना चाहिए ईरान के खिलाफ, और उन्हें लड़ना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि कहीं इसराइल का तो कंपल्शन नहीं है कि इतने वो अपने न्यूक्लियर पावर स्टेशन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सके 4-5 दिनों में, या वहाँ पर जो है जो डिस्ट्रक्शन हुआ है सिविल क्षेत्र में, काफ़ी लोग जो है ना उसमें हताहत तो कम हुए हैं, लेकिन 100 से ऊपर जिस तरीके से वो घायल अवस्था में है, तो उन सबका एक कंसोलिडेशन के लिए शायद टाइम जो है ना मांगा। लेकिन इसराइल तो अभी भी अटैक कर रहा है, तो ये हो सकता है कि सिर्फ ये दिखाना हो कि एक तरफ तो अमेरिका ने युद्ध को रोक दिया है और वो अपने अटैक जो है ना अभी भी ईरान, लेकिन अभी जो अटैक इसराइल के हो रहे हैं वो उसके ऑयल इंस्टॉलेशंस या डेसिलेशन प्लांट की तरफ नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज को दिखा दिया है कि हम चाहे किसी भी तरीके से जो है ना, हमें एक तरीके से बहुत डिस्ट्रक्शन हमने झेल लिया है, लेकिन अब हम युद्ध को नहीं रोकेंगे। और उन्होंने दूसरी तरफ थ्रेट दी है, उन्होंने कहा है यदि हमारे ऑयल इंस्टॉलेशंस को, यदि हमारे पावर प्लांट्स को, यदि हमारे डेस्टिनेशन प्लांट्स को यदि आपने कोई भी नुकसान पहुंचाया इसराइल या अमेरिका ने, तो हम अटैक करेंगे मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज के खिलाफ, उनकी फर्दर उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर, अमेरिकन बेसिस के ऊपर, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के साथ में, तथा उनके डेसिलेशन प्लांट के ऊपर भी हम जो है ना अटैक करेंगे। एंड डिसिलेशन जो प्लांट्स जो है ना उनके,
वहाँ पर पानी की ज़रूरत, रिवर ऑस्मोसिस प्लांट जो है उसमें कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सभी जो हैं इनकी जो डिपेंडेंस है वो 65% और 85% से वो उसी साफ पानी की है जो समुद्र से लेकर 200-300 किलोमीटर की पाइपलाइन द्वारा जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, आबू धाबी है, दुबई है, जेड्डा है, रियाद है, इन सभी जगह पर जो है ना पानी जो है ना वहाँ से। तो ये मेरा मानना ये है कि ईरान ने जो अपनी कैपेबिलिटीज एक तरीके से दिखाई है, तो कहीं ना कहीं या तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर उसमें जो है ना ट्रम्प चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त मिलके वो फिर उसके ऊपर प्रहार कर सके, या हो सकता है कि एक तरीके से एग्जिट करने का ये द्वार मिले कि हम कहें कि ईरान के साथ में हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं और एक हम प्रस्ताव पर आ गए हैं जहां पर ईरान ये एग्री कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, पर मुझे ये लगता नहीं रहा है। मेरे ख्याल से आज के दिन यदि आप लगाएं, आज पूरे जो है ना करीब करीब 25 दिन का युद्ध जो है ना वो हो चुका है, 26वें दिन में प्रवेश कर रहा है। तो ईरान ने अपनी जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को दिखाया है, ईरान ने जिस तरीके से दिखाया है कि उसका पूरा देश उसके साथ में खड़ा है, तो रिजीम चेंज की कोई उसके पास में कोई एक तरीके से शर्त मानने की कंडीशन है ही नहीं। हाँ, ये है कि जो उनके अयतुल्ला हैं, खमानी के जो बेटे हैं, उनको वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो घायल अवस्था में हैं। क्या वो भी उनकी डेथ हो गई है या वो अंडर ट्रीटमेंट है, इसका अभी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, डेफिनेटली इस वॉर की बहुत ही भयावह स्थिति है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने माना कि इस वॉर से पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन जिस तरीके से अवरुद्ध हुई है, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से उसको बंद कर रहा है, तो उसकी उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की है, आलोचना की है, और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए, जिससे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस या पेट्रोल या डीजल की सारी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में हो सके। लेकिन जो डैमेज मिडिल ईस्ट की जो रिफाइनरीज में ऑलरेडी ईरान कर चुका है, उनको वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, यदि उनको सुचारू रूप से फिर 100% प्रोडक्शन फैसिलिटीज को या एक्सपोर्ट करने के रास्तों में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, तो कम से कम उन्हें अपनी 15 से 25% और हो सकता है 30 से 40% तक भी जो है जगह जगह उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको क्षति हुई है। और इससे निकालने के लिए विश्व पे प्रभाव तो डेफिनेटली रहेगा, भारत के ऊपर भी रहेगा। तो अभी देखना है कि ट्रम्प क्या अपनी बातों पर अडिग रहते हैं कि 5 दिन तक ये युद्ध उनकी तरफ से रुका रहेगा, या ईरान इस बीच में कोई रिटेलिएशन में अटैक करता है। इजराइल अपने अटैक्स को क्यों नहीं रोक रहा है, इन सभी को 24 घंटे में और जो है ये आपके सामने बिल्कुल सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ट्रम्प की फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज करते हुए फिर और क्षमता के साथ में अटैक करके, हो सकता है कि कोई ऐसी रणनीति हो उनके पास में कि वो ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कंट्रोल को हटा सके। लेकिन ये सोचना पड़ेगा यदि ऐसा किया, या जो डेस्ट्रॉयर का कवरेज या और शिप्स के कवरेज को, एयरक्राफ्ट कैरियर को हटाकर उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने दिया हुआ है, तो कल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास में छोड़ी, यदि वो ईरान उसके डेस्ट्रॉयर्स या दूसरी क्लास ऑफ शिप्स को जो वहां पर इजराइल को कवरेज देने के लिए मौजूद हैं, तो क्या उनके ऊपर वो अटैक नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जितने सवाल थे और क्या इसके कारण हो सकते हैं वॉर के, वो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। आपके कमेंट्स इस पे आने बहुत ज़रूरी हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए
और मेरे चैनल को यदि अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जरूर करिए। मेरा मानना ये है कि 80 से 90% लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्लिक ऑफ बटन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन सभी वीडियो की स्क्रीन पे आता है, क्योंकि इससे हम और अच्छी तरीके से आपके समक्ष जो है ना एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम किस तरीके से स्टडी करके और एक तरीके से आसान शब्दों में आपके समक्ष इस वॉर की क्रिस्प एनालिसिस को आपके सामने रख सके। तो दोस्तों, अभी तक यही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।